नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। आज गाजियाबाद में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश मोनू चौधरी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस एनकाउंटर में मोनू चौधरी मारा गया। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में मुठभेड़ हुई। बता दें कि प्रॉपर्टी विवाद में व्यापारी मुकेश गोयल की हत्या को इस बदमाश ने अंजाम दिया था। लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज इनपुट के आधार पर पुलिस ने इसकी घेराबंदी की। मुरादनगर में इसके होने की जानकारी मिली थी। इस दौरान जब पुलिस ने इसे सरेंडर करने के लिए कहा, तब यह पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। जवाबी फायरिंग में मौके पर ही मोनू ढेर हो गया। हालांकि उसका एक साथी वहां से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दूसरी तरफ इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमारे यहाँ 2 घटनाएं हुई थी विगत 2 माह में, जिसमें 2 हत्याएं हुई थी। एक नवीन भारद्वाज की, दूसरी सिंघल की। दोनों हत्याएं ओखलारसी के ही अभियुक्तों द्वारा की गई थी। मुरादनगर थाना क्षेत्र में काफी दुस्साहसिक तरीके से वारदात हुई थी। इस वारदात में जो अभियुक्त थे वो अधिकतर अभियुक्त मुरादनगर के रहने वाले थे, जिसमें से कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में कार्रवाई भी की गई थी। उनकी गैंगस्टर में 29 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई थी पुलिस के द्वारा। उसी मामले में एक अवांछित अभियुक्त मोनू चौधरी, जो क्लारसी गांव का ही रहने वाला है, उसके बारे में आज ये सूचना प्राप्त हुई कि वो अपनी बहन के घर से मोटरसाइकिल से निकल रहा है इधर मिलने के लिए किसी से। उसकी मोटरसाइकिल पे उसके साथ एक और व्यक्ति सवार था। उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है। इसी सूचना पे पुलिस पार्टी को अलर्ट किया गया, जिसमें हमारे थानाध्यक्ष मुरादनगर, उन्होंने स्वयं इसको लीड किया और उनकी टीम ने लीड किया। यहाँ पे गंग नहर के पास जब उनको इंटरसेप्ट किया गया तो फायरिंग करते हुए दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक बदमाश, जिसकी अभी तक आइडेंटिटी शिनाख्त नहीं हो पाई है, वो मौके से भागने में सफल रहा। घटना में 2 पिस्टलों का इस्तेमाल किया गया है। एक 30 mm की पिस्टल, एक 32 mm की पिस्टल है। घटनास्थल से 30 mm की पिस्टल बरामद की गई है और 32 mm की पिस्टल जो दूसरा अभियुक्त था जो भाग गया उसके पास है, लेकिन उसके 6 खोखे भी बरामद हुए हैं। उधर शामली के भवन थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां एक 25,000 रुपए का इनामी बदमाश असलम के पैर में गोली लगी, जबकि बदमाश के दूसरे साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बदमाशों पर कार्रवाई की। बदमाशों के पास से डकैती का माल और अवैध हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया है। घायल बदमाश को भवन सीएचसी में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। दोनों ही बदमाशों पर दर्जनों से ज्यादा लूट और डकैती के साथ ही हत्या जैसे मुकदमे दर्ज हैं। अभी पुलिस दोनों बदमाशों से अन्य जानकारियां जुटा रही है। पूरे हर थाना क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुक्रम में वाहनों की चेकिंग कराई जा रही थी। थाना भवन अंतर्गत इसी क्रम में मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति, जब पुलिस द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो वहाँ से भागा। पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो हरड़ फतेहपुर के जंगल, जो आगे सोनटा की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई। बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई थी, पुलिस स्तर से भी फायरिंग की गई। उसके बाद वहाँ हमारे एक दीवान जी जो सोहित जी हैं, उनको भी गोली लगी है और एक बदमाश को वहाँ गोली लगी थी। इमीडिएट पुलिस टीम वहाँ पहुँच करके और मौके से उनको यहाँ हॉस्पिटल ले जाया गया। प्रयागराज में बाहुबली विजय मिश्रा के भतीजे के मकान की कुर्की की गई। पुलिस ने कल नोटिस चस्पा किया था। आपको बता दें कि अल्लाहपुर में बाहुबली विजय मिश्रा के भतीजे का आलीशान मकान है। डीएम भदोही के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह एक्शन हुआ है। करीब 435 वर्ग मीटर में बने 3 मंजिला आलीशान मकान की कीमत 8 करोड़ बताई जा रही है। इसे विजय मिश्रा की बेनामी संपत्ति बताया जा रहा है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट में आज पुलिस मौके पर पहुंची, मुनादी की कार्रवाई करवाई गई और उसके बाद चौकी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज कार्रवाई के दौरान की 2 तस्वीरें हैं, आप देखिए। एक तरफ मुनादी कराई जा रही है और दूसरी तरफ घर के भीतर जो कुछ भी सामान रखा था उसे खाली करवाया गया और उसके बाद इस मकान की कुर्की करवाई गई।
माफिया विजय मिश्रा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और कुर्की की कार्रवाई अल्लाहपुर इलाके में बाघंबरी हाउसिंग स्कीम के तहत जो यहां पर 3 मंजिला करोड़ों का आलीशान मकान था उसको यहां पर सील करने की कार्रवाई की है। हमारे साथ भदोही पुलिस के इंस्पेक्टर विपिन सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की कार्रवाई आप लोगों ने आज यहां पर की है और किस आदेश के तहत ये कार्रवाई की गई है? ये जो माफिया विजय मिश्रा हैं उनके विरुद्ध भदोही के गोपीगंज थाने में एक अभियोग पंजीकृत है 109/22 जो गैंगस्टर्स एक्ट का अभियोग है और उसमें ये जो अवैध ढंग से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी इसकी रिपोर्ट देकर के डीएम साहब के यहां से ऑर्डर लेकर के इसको अंडर सेक्शन 14(1) ऑफ गैंगस्टर्स एक्ट कुर्क किया गया है। करीब 8.5 करोड़ की ये इनकी अवैध धन से अर्जित संपत्ति है। सर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है, इसके पहले भी आप लोग कल यहाँ पर आए थे, उस समय 24 घंटे की मोहलत देनी पड़ी थी? जी हाँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो इसमें सो कॉल टेनेंट थे तो नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास माने हमारे सामान है अंदर, हमने कहा था कि आपको 24 आवर्स का टाइम है, आप अपना निकाल लीजिए। आज वही कार्रवाई करके हम लोगों ने आज और किसी संपत्ति को भी कुर्क करने की कार्रवाई की जानी है? जी हाँ, एक और संपत्ति है, अभी उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे जो धूमनगंज की तरफ है। धन्यवाद। तो ये विपिन सिंह जी हैं जो कि इंस्पेक्टर हैं सुरियावा थाने के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम भदोही ने जो आदेश पारित किया था उसी के क्रम में यहाँ पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा झलवा इलाके में माफिया विजय मिश्रा के एक गुर्गे गिरधारी पाठक के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाना है, वहां पर भी आज कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। खबर अयोध्या से, जहां पर सनबीम स्कूल में छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में पुलिस की रिक्रिएशन सीन की रिपोर्ट आ गई है। पुलिस ने रिपोर्ट में इसे आत्महत्या का मामला बताया है। रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। अब मामले में कई धाराएं हट सकती हैं। गैंगरेप और हत्या की धाराएं हटाई जा सकती हैं। बता दें कि छात्रा की मौत के मामले में 7 लोग पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना का रिक्रिएशन किया और अब पुलिस की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि ये आत्महत्या का मामला है। लिहाजा अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में कई सारी धाराएं हटाई जा सकती हैं। खासतौर से गैंगरेप और हत्या की धाराओं को हटाया जा सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित है। सीमाओं पर बुरी नजर दिखाने वाले दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। देश में भाषा, पंथ, संप्रदाय और सहूलियत को लेकर तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। आरएसएस चीफ ने आगे कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को हराया तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? ये स्थान हिंदुस्तान है, भारत है और यहीं पर इस्लाम की पूजा सुरक्षित चलती है। इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। सीएम योगी ने लखनऊ में मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत 370 ग्राम पंचायतों को अच्छा काम करने के लिए उन्होंने सम्मानित किया। सीएम योगी ने ग्राम पंचायतों सचिवों को लैपटॉप बांटा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत 3145 ग्राम पंचायत सचिवों को लैपटॉप दिया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस समय गांव और गांव के बीच स्मार्ट बनने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। अगली प्रतिस्पर्धा हम शहर और गांव के बीच कराएंगे। उन्होंने कहा कि 58,000 ग्राम पंचायतें इसी तर्ज पर आगे बढ़ी और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वहां पर विकास की तमाम योजनाएं और तेजी से आगे बढ़ पाएं। आज पैसे की कमी नहीं ग्राम पंचायतों के पास, पैसा पर्याप्त है। राज्य सरकार भी पैसा दे रही है, केंद्र सरकार भी पैसा दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने ग्राम पंचायत को विकास की धुरी के रूप में स्थापित किया है, लेकिन उस पैसे का बेहतर नियोजन करना,
उपयोग करना, समय पे कार्य योजना बनाना, विकास के कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देना, ईमानदारी के साथ उन लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करना जो अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अगर ये सभी चीजें हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर लेंगे तो लोग हमारे कार्यकाल को स्मरणीय मानेंगे। औरैया पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी की गाड़ी डिरेल हो चुकी है, जनता का भरोसा वो खो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता का प्यार हासिल किया है, मोदी योगी सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से जनता का भरोसा हम पर कायम है। न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के प्रयासों की जमकर तारीफ की और दो टूक शब्दों में कहा कि 10 साल पहले ना तो नेता थे, ना नीतियां थी, ना नीयत थी। बीते 9 साल की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण है। कई गठ इकट्ठे आए, यानी कि कई दल इकट्ठे आए और उन्होंने प्रयास किए। 2019 में भी, 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी, कई अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्रयास किए गए। लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को विश्वास उनमें व्यक्त किया और सरकार भी बनाई। और 9 सालों के बाद मैं ये कह सकता हूं, देश वापस नहीं जाना चाहता जहां 10 साल पहले खड़ा था, जहां नेता नहीं था, नीतियां नहीं थी और नीयत में भी खोट था। और मैं इसलिए कह रहा हूं, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, गरीबों के नाम पे वोट लेकर उनको और गरीबी में झोंका जा रहा था और दुनिया भर में छवि भारत की खराब हो चुकी थी। युवाओं को और देशवासियों को अपना भविष्य अंधकार में दिखता था। वहां से निकलकर देश मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसे रास्ते पे चला जहां पर पिछले 9 वर्षों की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान देश के अपमान पर भी केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें जमकर घेरा और कहा कि भारत के बाहर जाकर झूठ बोलकर भारत की छवि खराब करना एंटी इंडिया ही है। देखिए, क्योंकि भारत के बाहर जाके झूठ बोल के भारत की छवि को खराब करना एंटी इंडिया ही इसलिए कहा जाएगा। आप कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे, कर्नाटक में आपकी सरकार बनी तब तो आपने नहीं कहा ईवीएम में खोट है, हिमाचल में आप तब तो नहीं कहा आपने ईवीएम में खराबी है। लेकिन हाँ, आप उत्तर प्रदेश हार जाएंगे, उत्तराखंड हार जाएंगे, गोवा हारेंगे, मणिपुर हारेंगे, नागालैंड हारेंगे, मिजोरम हारेंगे, मेघालय हारेंगे, असम हारेंगे, त्रिपुरा हारेंगे और गुजरात में आप कहीं दिखेंगे नहीं तो आपको ईवीएम में खोट नजर आएगा। ये देखिए मारे जी, फर्क कहां पे है। सच तो कभी राहुल गांधी जी बोले, अब क्या है, पार्लियामेंट ये खुद आ नहीं सकते थे, 2 साल की सजा हो गई, सदस्यता चली गई, बहाने ढूंढते थे कि सदन ना चले, संसद ना चले। अब संसद भवन नया बना तो उसका बहिष्कार करने के लिए भी नए नए बहाने ढूंढेंगे। हर भारतीय गर्व महसूस करता है नया संसद भवन देख। केंद्रीय आलाकमान के संदेश के बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या रैली को रद्द कर दिया। सार्वजनिक जगहों पर पहलवानों से जुड़े मुद्दों पर बात न करने की हिदायत केंद्रीय आलाकमान की तरफ से दी गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली 5 जून को अयोध्या में होने वाली थी। इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व बेहद गंभीर है। और एक बड़ी खबर